नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। सेना के सीडीएस जनरल अनिल चौहान आवास पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री संग सीडीएस जनरल अनिल चौहान की ये बड़ी बैठक है। बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक चल रही है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान इस बैठक में पहुंचे हैं और हो सकता है कोई बड़ी जो रणनीति है वो बनाया जा सके, कोई बड़ा फैसला इस दौरान लिया सके। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर ये बड़ी बैठक है, जहां दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री के आवास पर सेना के सीडीएस जनरल इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं। वही साथ ही इस बैठक में कई अहम फैसले पर भी विचार किया जा हो सकता है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या कुछ रणनीति होगी, उस पर भी इस दौरान चर्चा किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बड़ी बैठक जारी है। सीडीएस जो है वो सीडीएस जनरल ये बैठक लेते हुए नजर आ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोयम्बटूर में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय टीएनएयू के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम विकसित भारत के लिए कृषि शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारित ये विषय है। जहां इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो कृषि शिक्षा को नई दिशा देना, साथ ही साथ नवाचार को बढ़ावा देना और इसमें जो युवाओं को कृषि क्षेत्र में उद्यमिता के लिए प्रेरित करना है, ताकि भारत को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में जो कदम है वो उठाया जा सके और एक अग्रसर देश बनाया जा सके। तो जहां दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिस्सा लिया, इसमें भारत में किस तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि क्षेत्र में नए आयाम गढ़े जा सके, उस पर विचार किया गया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 121वां एपिसोड था, जिसमें पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। बीजेपी शासित कई प्रदेशों में इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली भी शामिल है। जहां छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी की मन की बात सुना, तो वहीं थी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी मन की बात सुना। तो वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मन की बात का 121वां एपिसोड जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री है वो सुनते हुए नजर आए। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कई नेताओं के साथ जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 121वां एपिसोड सुना। मन की बात का 121वां एपिसोड जो है वो आज प्रसारित किया गया, जिस पर अलग अलग जगह से बीजेपी शासित राज्य है उसके मुख्यमंत्री इस मन की बात एपिसोड को सुनते हुए नजर आए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 121वां एपिसोड था, जिसमें पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर गहरी संवेदना जताई। वही पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा संदेश देते हुए कहा कि कश्मीर में शांति और विकास का कोई जो प्रक्रिया है वो कोई बाधित नहीं कर सकता। इसके अलावा पीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना की। बताते ये भी चले कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला में मन की बात कार्यक्रम में पहुंचने में जहां थोड़ा देर हो गया, लेकिन वो रास्ते में ही फोन के जरिए कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आए।
वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में वीजा पर आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है और उन्हें तुरंत ही हरियाणा छोड़ने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि यह कदम राज्य की सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सैनी ने पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख करते हुए कहा कि अब जो वो समय आ गया है जब पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए सख्त जवाब दिया जाए। जो हमारे निहत्थे, जो टूरिस्ट थे, जो हमारे सैलानी थे, उनके ऊपर जो वहां पर गोलियां चलाई गई और एक प्लानिंग से चलाई गई, उसका कड़ा जवाब मिलेगा। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को आम आदमी बताते हैं, उन्होंने अपनी बेटी की सगाई 5 सितारा होटल में की है। उन्होंने कहा, अच्छा है दिल्ली के सामने उनकी सच्चाई आ रही है, जनता अब समझ रही है कि असली आम आदमी कौन है। रेखा गुप्ता ने इसे केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क बताया और कहा कि जनता अब भ्रमित नहीं है, सच को पहचानने लगी है। अच्छी बात, चलिए अच्छा है दिल्ली के सामने उनकी सच्चाई आनी, चलिए अच्छा है दिल्ली के सामने उनकी। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय गेट से केदारनाथ, बद्रीनाथ और आदि कैलाश यात्रा से संबंधित उच्च हिमालयी चिकित्सा सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेवा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी। खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के माध्यम से कठिन रास्तों पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया है। जहां श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवा देगी सीएम धामी सरकार, ये कहते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। देहरादून में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इन गाड़ियों को और साथ ही यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत है। उससे पहले सीएम धामी जो बची खुची तैयारियां हैं उसको पूरा करते हुए नजर आए हैं। वही साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देशित करते नजर आए कि जो भी तैयारियां बची हुई हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि अब चारधाम यात्रा में से नहीं है और इसी के मद्देनजर ही चिकित्सा सेवा सुविधा जो है उसको रवाना करते हुए सीएम धामी नजर आए हैं, ताकि जो श्रद्धालु है उनको उचित चिकित्सा सेवा इस चारधाम यात्रा के दौरान मिल सके। वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा दिया। यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के मामलों में राजनीतिक दखल को बढ़ा दिया, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर असर पड़ रहा। उन्होंने आगे आरोप भी लगाया कि युवतियों के लिए राज्य में एक असुरक्षित माहौल बन चुका है। इसके साथ ही फीस की लगातार बढ़ोतरी और शिक्षा का निजीकरण किए जाने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कहीं है महिलाओं अपना डाटा बता रहा है, शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और एक रंगी हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है। युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा में ये पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण युवतियों के लिए कहीं है, महिलाओं के लिए कहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में जो सरकार का अपना डाटा बता रहा है। शिक्षा में राजनीतिक। वही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार दुनिया को एक स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया कि भारत आतंकवादियों को किसी भी हाल में बख्शेगा नहीं। भारतीय सेना हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी और हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लॉन्च देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम
जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी। का लॉन्च देखते हैं। वही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातचीत के दौरान ये कहा कि पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी है पूरा देश उससे आक्रोशित है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के साथ हुई सर्वदलीय बैठक का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ऐलान किया है कि आतंकवादी और आतंकवाद जहां भी छिपे हों उन्हें निश्चित रूप से सजा मिलेगी। जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले और उनके जो आका हैं उन्हें भी निश्चित रूप से सजा दिया जाएगा। पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी पूरा देश आक्रोशित है। विपक्ष के साथ भी सर्वदलीय बैठक हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया है और जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये छोटी घटना नहीं है। इंडस्ट्री की समीक्षा करना, उसको कैप्टन अबेंस रखना, ये छोटी घटना नहीं है। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियां और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए राज्य में जोश और उम्मीद दोनों ही चरम पर है, क्योंकि पहली बार बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा। यह आयोजन 4 मई से 15 मई तक 2025 तक पटना सहित राज्य के जो विभिन्न स्थान है उस पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाए ताकि राज्य की छवि राष्ट्रीय स्तर पर और सख्त हो। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने खेल परिसर की सुविधाओं, खिलाड़ियों वही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी की 5 गारंटियों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 गारंटियों में से एक भी पूरी नहीं हुई है। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और जिला स्तर पर कई आंदोलन किए। उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाने की अपील की है ताकि जनता को सच्चाई पता चल सके। जो आपकी दूसरी भी चिंता है कि जो मोदी की 5 गारंटी थी एक भी पूरी नहीं हुई, वो चाहे किसानों को 2700 के गेहूं के दाम हो, 3300 3100 धान के दाम हो, चाहे महिलाओं के, हमारी बहनों के 3000 की बात हो या 450 का गैस सिलेंडर हो, मोदी की गारंटी सबसे फ्लॉप गारंटी। ये आपने बात जो कही इसमें पूरी ताकत से आपको इस बात को आग्रहपूर्ण कहता हूं कि हमने सदन में भी इस बात को, हमारे सारे विधायकों ने, हमारे सीएलपी लीडर ने, हमारे उप नेता यहाँ बैठे उनने पूरी ताकत से सही स्टेज पे सही तरीके से उठाया। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात ईमेल के जरिए बम होने की धमकी दी गई। जैसे ही यह सूचना अधिकारियों को मिली, तुरंत एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने हवाई अड्डे के सभी टर्मिनल, पार्किंग एरिया और रनवे सहित पूरे परिसर की गहन जांच की। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुछ समय के लिए उड़ानों की आवाजाही को प्रभावित रही। वही सीआईएसएफ, बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस बल मौके पर तैनात और 2 जो संदिग्ध वस्तुएं थी उसकी भी तलाशी की जा रही है। तो जहां तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में ईमेल से एक धमकी मिली कि एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद फिर अधिकारियों ने गन चेकिंग अभियान चलाया और उसके बाद लगातार चेकिंग किया गया। हालांकि कई फ्लाइट्स को इसकी वजह से सामान्य देरी जरूर झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद जाकर के ये जो बम की सूचना कहां से आई थी कि ईमेल के जरिए, हालांकि ये आई थी लेकिन ईमेल आईडी को ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर किसने ईमेल के जरिए ये धमकी दिया था, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो अलग अलग जगहों पर इस तरीके की धमकी दी जा रही, जिसके बाद लगातार छानबीन जो है वो जारी है।
वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान परशुराम ने सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उनके जीवन से हमें संघर्ष की महत्वता और सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध मिलता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। रावण कोई खड़ा कर सकता है तो ये वो लोग हैं, आप सब जानते भी हैं, जो इस देश को प्रेम करते हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं। मुझे खुशी है आज ब्रजेश पाठक जी हमारी इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर आए हैं। मैं इनका अपनी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। इनके साथ ही जिन्होंने हरियाणा में एक धाकड़ हरियाणा का टैग लगवाने का काम किया, ऐसे हमारे बहुत ही जुझारू त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा के सांसद आदरणीय विप्लव देव जी, जिन्होंने ऐसी रणनीति चली, उनके साथ हमारे सुरेंद्र नागर जी भी बैठे हैं, राज्यसभा के हमारे सांसद। भाई विपक्ष के लोगों को आज तक जी में नहीं पता लगा भी हो गया क्या है। ऐसी रणनीति चली, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बन गई। ये श्रेय इनको जाता है। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के मेरे कैबिनेट के सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारे गार्जियन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने अंबाला से चुनाव भी लड़ा, श्रीमती बंतु कटारिया जी, आज के इस कार्यक्रम के जो भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है, और मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि आज मुझे इस कार्यक्रम में जो शामिल होने का अवसर मिल रहा है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिन्होंने इस पवित्र कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री परम आदरणीय विनोद शर्मा जी और हमारी कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी और हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय कार्तिक शर्मा जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे बीच में मंच पर ही विराजमान जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, और हमारे खेल रत्न योगेश्वर दत्त जी, वो भी मंच पर बैठे हैं। और हमारे हरियाणवी गायक जिनके गाने के ऊपर
लोग खड़े होकर के नाचना शुरू कर देते हैं। ऐसे हमारे मासूम शर्मा जी, और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज इस भगवान परशुराम जी के इस जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं स्वामी कालिदास जी महाराज, जिनका भरपूर आशीर्वाद वो हमें मिल रहा है। उन्हीं के साथ ही परम श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, इनका आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी बहन अमृता दीदी जी महाराज और मंच पर विराजमान सभी हमारे पदाधिकारीगण और आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम के, क्योंकि ये हम पखवाड़े में मनाते हैं, जिस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ उस दिन अक्षय तृतीया, वो अक्षय तृतीया कि लोग किसी भी कार्य में करने में कोई भी पूछताछ नहीं होती। जब भगवान परशुराम जी का जन्म होता है, अक्षय तृतीया होती है, सभी काम अपने वो शुद्धता से करते हैं। ये ऐसा पवित्र दिन है। मैं आप सबको भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।